पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सेक्रेटरी वैंग सू को गेट के पीछे छुपा हुआ देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। ओएन कहती है, सेक्रेटरी वैंग क्या भाई यहाँ है? क्योंकि मुझे उसकी स्मेल आ रही है। वो झूठ बोलते हुए कहती हैं, नहीं, शायद तुम्हारा भाई पहले यहाँ आया हो बट अभी नहीं है। एंड देन मैसेज करके उससे कहती हैं, मैं ओएन के लिए उसका फेवरेट गाना चलाने जा रही हूँ। जैसे ही सॉन्ग ऑन हो जाए तो तुम यहाँ से चले जाना ताकि वो तुम्हें नोटिस ना कर पाए। सू के जाने के बाद वो पेंटिंग को ध्यान से देखती हैं, जहां उन्हें उसमें सू का फिंगरप्रिंट दिख जाता है। दूसरी तरफ सू एंड ही सुन सारा सामान लेकर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब तक तो सू ने सारा पैसा भी चुरा लिया होगा। बट तभी सू उन्हें मैसेज करके बताता है कि मैं पकड़ा गया, सो प्लीज मुझे कॉल मत करना, जिसे सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सू एंड सेक्रेटरी वैंग को साथ में देखते हैं, जहां वो कहती हैं, तुम यंग के रूम में क्या कर रहे थे? वो कहता है, मैं यंग की डायरी ढूंढ रहा था क्योंकि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। वो कहती है, व्हाट, मेरे बारे में? वो कहता है, हाँ, क्या सच में यंग की आंखों को ठीक नहीं किया जा सकता था, या फिर आपने उसकी आंखों को ठीक कराने की कभी कोशिश ही नहीं की? वो बात को घुमाते हुए कहती हैं, आई थिंक तुम्हें $8 मिलियन की ज़रूरत है। तो अगर मैं तुम्हें उतने पैसे अभी दे दूं, तो क्या तुम यंग को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो? जिसे सुनकर सू कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हम यंग को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी उसे याद आता है कि सू ने कहा था कि अगर तुम इस मेडिसिन को खा लोगी तो तुम्हारा दर्द तुरंत ही गायब हो जाएगा। वो पागलों की तरह उस गोली को ढूंढने लगती है। सेक्रेटरी वैंग कहती हैं, तो तुमने क्या सोचा है, पैसे मिलने के बाद तुम इस घर को छोड़ने के लिए रेडी हो या नहीं? बट सू ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है, आप यंग को बता सकती हैं कि मैं उसके रूम में था, लेकिन मुझे आप पर आखिरी दिन तक शक रहेगा। और रही बात पैसों की, तो अगर मुझे सच में पैसा ही चाहिए होता तो मैं कब का कुछ कर चुका होता, क्योंकि यंग ने मरने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दी है। तभी वहाँ एक मेड आकर सेक्रेटरी वैंग से कहती है, जैसा आपने कहा था बैंक वाले यहाँ जल्द ही आने वाले हैं ताकि वो यंग के लॉकर को बैंक में ट्रांसफर कर सकें। वो कहती हैं, ठीक है, तुम यहाँ रुक कर मुझ पे नज़र रख सकते हो, बट आज से मुझे भी तुम पे डाउट रहेगा कि क्या तुम सच में यहाँ सिर्फ अपनी बहन के लिए आए हो। सू जब वहाँ से जाने लगता है तो वो लॉयर जंग को कॉल करके कहती हैं, आप जल्द ही घर आइए क्योंकि मुझे आपसे यंग के भाई सू के बारे में कुछ बात करनी है, जिसे सू भी सुन लेता है। वहीं हम यंग को देखते हैं जो सो रही थी एंड उसके सामने मेडिसिन की बोतल खाली रखी हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम तीनों फ्रेंड्स को साथ में देखते हैं। सू कहता है, हमें अपना प्लान चेंज करना होगा। अब हम सेक्रेटरी वैंग को ब्लैकमेल करेंगे क्योंकि बचपन में उन्होंने जानबूझकर यंग की आंखों को ठीक नहीं कराया था, और ये जानने के बाद भी कि मियोंग की गर्लफ्रेंड है, वो फिर भी उसकी शादी ओयंग से कराना चाहती हैं। और इस तरह हमें बिना मेहनत किए $8 मिलियन भी मिल जाएंगे। सू के जाने के बाद ही सुन यंग को कॉल करके कहती है, मैं तुमसे कल के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वहीं हम सेक्रेटरी वैंग को देखते हैं जो कि यंग के लॉकर का सारा सामान बैंक में ट्रांसफ़र करा देती हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पे शक तो हो गया था कि सू यहाँ यंग के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए आया है। दूसरी तरफ कॉफ़ी शॉप में लॉयर जंग यंग को बता देते हैं कि हमने तुम्हारा लॉकर शिफ्ट करा दिया है। वो कहती है, क्यों, क्या सेक्रेटरी वैंग को मेरे भाई पे शक है? लॉयर जंग कहते हैं, वो मैं ही हूँ जो तुम्हारे भाई को घर लाया था, बट आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये करके गलती कर दी। तुम्हें भी उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। वो सैड होकर कहती है, अगर मैं अपने भाई पे भी भरोसा नहीं कर सकती तो फिर किस पे करूँ? ना तो मैं सेक्रेटरी वैंग पे कर सकती हूँ, ना ही आप पे जो उन्हें पसंद करते हैं, और ना ही अपनी बेस्ट फ्रेंड मीरा पे। जिसे सुनकर मीरा भी शॉक्ड हो जाती है। यंग कहती है, मुझे पता है सेक्रेटरी वैंग तुम्हें मुझ पे नज़र रखने के लिए पैसे देती हैं। वो कुछ बोलती इससे पहले यंग कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैं तुम्हें बचपन में बुली किया करती थी। तुम गरीब हो इसलिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। ये सब सुनकर मीरा वहाँ से चली जाती है। लॉयर जंग कहते हैं, सेक्रेटरी वैंग तुम्हारे भाई पे डाउट कर रही हैं, इसके पीछे पक्का कोई रीज़न होगा। यंग कहती है, वो सभी को मुझसे दूर करना चाहती हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड को तो कर ही दिया, अब भाई को भी, ताकि वो मुझे एक पपेट की तरह कंट्रोल कर सके। गाइस, पपेट का मतलब तो पता है ना, कठपुतली।
वो मुझे भी बिल्कुल अपनी तरह उस घर में कैद करके रखना चाहती हैं। एंडन रोते हुए वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सू ओयंग की रिकॉर्डिंग्स देख रहा था। यंग कहती है, आज जब मैं मीरा के साथ हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे आंखों की रोशनी ब्रेन ट्यूमर की वजह से नहीं बल्कि आरपी की वजह से गई है। वेल गाइस, आरपी एक डिसीज है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो फिर गूगल है ना, जाके गूगल करो। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैंने पहले इस बारे में ध्यान क्यों नहीं दिया। अगर मैंने आरपी का ट्रीटमेंट अच्छे से कराया होता तो आज मैं देख सकती। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि अगर मैं आज भी सर्जरी करा लूंगी तो मैं ठीक हो सकती हूँ। बट अगले दिन से वही डॉक्टर ने मुझसे आकर कहा कि शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया होगा, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। सेक्रेटरी वैंग, मुझे पता है ये सब आपने किया है। मैं तभी समझ गई थी जब उस दिन मीरा की जगह हॉस्पिटल मुझे आप लेकर गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा भाई है जो वापस मेरे पास आकर मेरे साथ ऐसा करने के लिए आपको सजा देगा। सू उसके भाई को याद करता है जिसकी एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी। वेल, यहाँ सू को भी उसके लिए काफी बुरा लगता है। उसे याद आता है कि यंग ने उससे कहा था कि प्लीज मुझसे कहिए कि मैं अपने भाई पे भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है जिस पे मैं भरोसा कर सकूँ। यंग सू को कॉल करके कहती है, ओप्पा आप कहाँ हो? वो कहता है, बाहर हूँ, बस घर पहुँचने ही वाला हूँ। यंग झूठ बोलते हुए कहती है, अच्छा मैं भी मार्केट में हूँ, बताइए मैं आपसे कहाँ मिलूँ, जबकि वो घर में ही होती है। दूर से सू भी उसे देख रहा था क्योंकि उसने भी झूठ कहा था कि वो घर से बाहर है। तभी वहाँ मेड यंग को बुलाने आती है। वो उसे चुप कराते हुए कहती है, उपा आप जहाँ भी हो जल्दी बताओ, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। वो कहता है चौराहे पे। यंग कहती है, ठीक है मेरा वेट करो, मैं जल्द ही पहुँच रही हूँ। यंग जब उससे मिलने आ रही होती है तो वो हर जगह उसे फॉलो करता है एंड देन भागते हुए उसके पहुँचने से पहले वहाँ पे पहुँच जाता है। सू कहता है, शाबाश मेरी बहना, तू रात में अकेले यहाँ तक आ गई। वो कहती है, पागल, मेरे लिए दिन और रात एक ही जैसा है। वहीं सेक्रेटरी वैंग लॉयर जंग से कहती हैं, फिंगरप्रिंट टेस्टिंग के बाद हम उन दोनों का डीएनए टेस्ट कराएंगे। आई मीन सू एंड यंग का, लेकिन इस बार ब्लड सैंपल से। वो कहते हैं, अगर फिर भी यही निकला कि सच में यू यंग का भाई है तो। वो कहती हैं, तब भी हम उसे घर से बाहर निकाल देंगे क्योंकि वो यंग के लिए खतरा है। लॉयर जंग कहते हैं, मगर यंग इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेगी और मैं उसके खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं करूंगा। और अगर सू सच में यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आया है तो हम उसे $8 मिलियन दे देंगे, क्योंकि यंग ने पहली बार किसी पे भरोसा किया है और हम दोनों तो हमेशा से यही चाहते थे ना। भले ही यंग के पास उसका भाई सू है, बट उसके दिल में हमेशा आपके लिए एक जगह रहेगी। दूसरी तरफ सू कहता है, आखिर वो मेडिसिन कहाँ है? वो कहती है, डोंट वरी भैया, मुझे पता है वो कितनी कीमती है, तो मैं उसे वेस्ट नहीं करूंगी। और हाँ, लेने से पहले आपकी परमिशन जरूर लूंगी। और अगर वो मेडिसिन आपको वापस चाहिए तो मुझसे प्रॉमिस करो कि जब भी मैं कहूँगी तो आप मेरे साथ सोओगे। वो कहता है, ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, लाओ अब जल्दी से वो मुझे दो। म्यूंग हो सू को कॉल करके उसके पेरेंट्स ने आज जो कुछ भी कहा उसके लिए माफ़ी मांगता है। वो कहती है, मैंने कुछ नहीं सुना, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से किसी और दिन मिल लूंगी, और हाँ उन्हें मेरी तरफ से सॉरी बोलना। पीछे से उसकी सेक्रेटरी आकर कहती है, उसने क्या कहा? वो कहता है, अपने काम पे ध्यान दो। सू कहता है, क्या तुम सच में मिंगहो को पसंद करती हो? वो कहती है, शायद। वो कहता है, जब तुम उसके साथ होती हो तो कैसा फील होता है? डू यू गेट बटरफ्लाइज? तो प्लीज उससे शादी करने से पहले दोबारा सोच लेना। वो कहती है, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों को पहली नज़र में प्यार होता है, लेकिन मेरे पास नज़र ही नहीं है। आप कंपनी लेना नहीं चाहते और बिना उसकी हेल्प के मैं कंपनी संभाल नहीं सकती। अच्छा ये सब छोड़िए, चलिए हम किसी और बारे में बात करते हैं। सू कहता है, चलो हम तुम्हारी आंखों का फिर से चेकअप कराएं। अगर ये ठीक हो सकती हैं तो मैं जाने से पहले तुम्हारी आंखें ठीक करा के जाऊंगा। वो कहती है, जब मेरा ट्रीटमेंट चलेगा तब आप मुझे छोड़कर चले जाओगे। अगर आपकी जगह मैं भी होती तो मैं भी चली जाती, क्योंकि उस बहन का ध्यान रखना जो अंधी है बहुत ही बोरिंग है, और वैसे भी ये घर घर नहीं बल्कि जेल लगता है। सू उसे रोकते हुए कहता है, क्यों ना हम कहीं घूमने चले? वो कहती है, हाँ बिल्कुल, लेट्स गो, मुझे ना घूमना बहुत पसंद है, हम किसी ट्रिप पे चले, और हाँ आप ही सुन एंड जिनसा को भी बुला लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन चारों को ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो सभी काफी खुश थे। सू सेक्रेटरी वैन को मैसेज करके कहता है
मैं ओयन को ट्रिप पर अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अगर उससे कुछ भी हुआ तो सबसे पहला शक मुझ पे ही जाएगा, क्योंकि उसने अपनी नई विल में मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। सो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसका ध्यान रखूंगा। मुझे पता है कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं। नेक्स्ट सीन में वो चारों मिलकर काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। ही सुन उन दोनों को साथ में इतना ज़्यादा क्लोज देखकर जेलस होती है, और जिन संग उसे देखकर वो कहता है, क्या तू जेलस हो रही है? क्या मैं भी तेरे लिए वो करूं? नेक्स्ट सीन में जब वो सभी खाना बना रहे थे तो हिसुन कहती है, जल्दी से चावल बनाओ, और हाँ मेरे लिए सूप भी बनाना, किमची के साथ खाना है। और अगर खाने में नमक ज़्यादा हुआ ना तो मैं वही खाना तुम्हारे मुंह पे फेंकूंगी। जिसे सुनकर जिनसंग वाज लाइक, ओए सू, अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने इससे प्यार क्यों किया। वो कहता है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हो। तो यंग बार बार हिसुन से पूछ रही थी कि आखिर मेरी और भाई की फोटोज कैसी आई हैं, तो वो गुस्सा करते हुए कहती है, अगर तुम्हें इतना ही जानना है तो लो खुद देख लो। जिसे सुनकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। हिसुन कहती है, आई मीन तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो, यू लुक प्रिटी। एन कहती है, आखिर मेरे भाई में ऐसा क्या है कि तुम्हारी बहन ने उससे प्यार किया, और ये जानने के बाद भी कि तुम्हें सू को पसंद नहीं करना चाहिए फिर भी तुम उससे पसंद करती हो। हिसुन कहती है, सो इतना बुरा भी नहीं है। हाँ माना कि वो प्लेयर है, झूठ बोलता है और उसे गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है, थोड़ा सेल्फिश भी है, बट कुछ तो है इसके अंदर। ये लड़कियों का दिल पिघलाने में और उन्हें इम्प्रेस करने में माहिर है। जिसे सुनकर जिनसंग को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हिसुन से प्यार करता है, लेकिन हिसुन का तो पूरा ध्यान सिर्फ ओसू पे है। रात में ओ यंग सू से दूसरे ओसू के बारे में पूछती है। वो कहता है, उसे उसकी माँ पैदा होते ही एक पेड़ के नीचे छोड़कर चली गई थी। यंग कहती है, तो क्या उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा? वो कहता है, एक बार देखा था, वो स्कूल आकर उसे $50 देकर चली गई थी। यंग कहती है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, क्या इसीलिए वो ठग बन गया? सू कहता है, वो बचपन से ही घटिया था, जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है तो वो उसे छोड़कर जाने लगा। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसका पीछा किया और रास्ते में कार से टकराकर उसकी मौत हो गई। कभी कभी मुझे भी उसके लिए बुरा लगता था, बट जिस लड़की ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने माँ बाप, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले सका, शायद भगवान भी उसे कभी माफ ना करे। यन कहती है, तब तो वो बिल्कुल मेरे जैसा अकेला था। उसके पेरेंट्स उसे पैदा होते ही छोड़ के चले गए, जब उसे कुछ याद भी नहीं था। वो लड़की जिससे वो प्यार करता था उसकी भी मौत हो गई, लेकिन फिर भी वहाँ उसे कंसोल करने के लिए कोई नहीं था, वो मेरी तरह अकेला था। सू कहता है, बट फिर भी उसे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। यंग कहती है, हाँ माना कि उसने गलत किया, बट तब वो सिर्फ 19 साल का था। वो खुद अपना ही ध्यान नहीं रख सकता था तो बच्चे का क्या ही रखता। एंड आई एम श्योर कि उसे डर रहा होगा कि उसका बच्चा भी बड़ा होकर उसके जैसा ही बन जाएगा। यहाँ सू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पहली बार किसी ने उसे ब्लेम करने के बजाय उसे समझा था। नेक्स्ट सीन में सू हॉस्पिटल जाकर एक फेमस डॉक्टर सूही से बात करने की कोशिश करता है, बट वो उसे इग्नोर कर देती है। सू कहता है, मैं एक लड़की को जानता हूँ और उसे ब्रेन ट्यूमर एंड आरपी की प्रॉब्लम है। सुन ही उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास तुम जैसे घटिया इंसान से बात करने का टाइम है? एंड उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं मोशुल सोरा को बता देता है कि तुम जिस कंपनी के लिए मॉडलिंग कर रही हो, तुम्हारा प्यारा ओसू उसी कंपनी का इकलौता वारिस है, आई मीन वहाँ का मालिक। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वैसे तो पीएल ग्रुप का असली बेटा आई मीन रियल ओसू मर चुका है, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड ओसू बनने की एक्टिंग कर रहा है। और हाँ, उसकी एक बहुत ही सुंदर बहन भी है, वो अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय कर रहा है। सोरा कहती है, क्या ये सब सच है? वो कहता है, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं तो पीएल ग्रुप जाकर खुद पता कर लो। वो कहती है, मुझे सू का नंबर दो। मोशुल कहता है, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं मिस्टर किम के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि अब सोरा मिस्टर किम की गर्लफ्रेंड है। मोशुल कहता है, मुझे मिस्टर किम ने सू को जान से मारने के लिए कहा है क्योंकि वो उससे जेलस है। दूसरी तरफ जब मिस्टर किम को पता चलता है कि सोरा सू को ढूंढ रही है तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। सू मोशुल को कॉल करके कहता है, मुझे तुमसे मिलना है। वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए,
क्योंकि मैंने सोरा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और वो मिंगो से मिलने गई है, जिसे सुनकर सू शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हम यंग को मॉल में देखते हैं, जहां उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। मॉल की एम्प्लॉयज यंग का फोन लेकर सू को कॉल करके इस बारे में बताती हैं। वो कहती हैं, हमने उससे हॉस्पिटल जाने के लिए कहा बट आपकी बहन ने मना कर दिया। ये सब सुनकर सू यंग के लिए काफी परेशान हो जाता है एंड भागते हुए उसके पास जाता है। सू कहता है, यंग क्या हो गया तुम्हें, देखो इधर, मैं तुम्हारा भाई। वो कहती है, आप आ गए। दूर से सोरा भी उन्हें देख रही थी क्योंकि अभी वो भी इसी मॉल में थी। सू जब यंग को लेकर वहां से जा रहा था तो सामने सोरा को देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.